नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्ज़ाम डोज यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है प्रत्यक्ष शक्ति परीक्षा खुराक। दरअसल मुझे नहीं मालूम था ये ऐसा कुछ नाम हिंदी में होगा, क्योंकि जब मैंने हिंदी में अपना वो यूट्यूब चैनल देखा तो उसका यही मतलब निकल के आया कि प्रत्यक्ष शक्ति परीक्षा खुराक। तो जैसा कि आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही है, जितनी भी 11 से प्रारंभ है, तो विशेष परिस्थितियां आपके सामने समक्ष हो गई हैं। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखना, जब लोग आपकी कॉपी करने लगे तो समझना आप सही रास्ते पे चल रहे हो। दूसरा एक और, परेशानियाँ बहुत आती हैं, सभी लोगों को भय लगा रहता है, तो डर बहुत ज़रूरी है। हल्का सा डर मन में होना चाहिए, अन्यथा हल्का सा मन में डर नहीं होगा तो इंसान निरंकुश हो जाएगा। ठीक है ना? तो थोड़ा सा परीक्षा का भय होना चाहिए, वो होता है, जिसे हम एग्जाम फोबिया बोलते हैं। वैसे एग्जाम फोबिया बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, लेकिन कह सकते हैं हम थोड़ा बहुत होना चाहिए, जिससे हम लोग लगन से कार्य करते रहें। दूसरा एक और है कि मैं वीडियो लगातार दे ही रहा हूँ आप लोगों को, और मैं भी आप लोगों के प्रति पूर्णतः निस्वार्थ रूप से समर्पित हूँ। आप लोगों से यही गुजारिश है, मैं जितने भी मॉक टेस्ट कराऊँ आप निश्चित होकर करिए। 10 बार अगर मॉक टेस्ट डालूँ मैं आपको रिपीट करके, तो आप उनको करिए। अपने दिमाग में ऐसा बिठा लीजिए उनको, जैसे कि जब भी अगर उस लैंग्वेज को या उस क्वेश्चन को आप देखें, जितने भी समय, तुरंत सही पे टिक करें। ठीक है? तो मैं आज और मॉक टेस्ट डालूँगा डेली, तो आप लोग तैयारी करें विशेष तौर पे, और यूनिट वाइज डाल ही रहा हूँ मॉक टेस्ट में। चलिए आइए शुरू करते हैं। कई बच्चे ऐसा हैं, कहीं से उठा उठा के दूसरे उनके साथी या छात्राएं या छात्र पूछ रहे हैं, मुझ पे सेंड कर रहे हैं, सर ये क्या सही कौन सा है इनमें से। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कर देता हूँ जब समय मिलता है मुझे, तो उन लोगों की समस्याओं का समाधान। साथ ही समझिए आप कि आप लोग उनसे कितने एडवांस हो रहे हो। कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना, चाहे उसमें सफलता मिले या असफलता, वो एक अलग चीज़ है। मेरा अपना मानना है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे और उससे कुछ कर रहे हैं, कुछ करें, वो सबसे बेटर है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग। और मेरे टेलीग्राम लिंक बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देता हूँ, चाहे बोलूँ चैनल पे या ना बोलूँ। फिर भी आप लोग एसएमएस कर रहे हो तब भी मैं डाल ही देता हूँ, मुझे टाइम होता है तो। कोई भी वीडियो देख लो उठा के, उसमें टेलीग्राम से जो है लिंक मिला होगा आपके पास। और अपने सहपाठियों को भी जोड़ें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें। ठीक है? तो ये 2 से 2 ज़्यादा कठिन बता रहे थे, 2 से 1 और 2 से 2, इन दोनों का ही मैं जो इलाज ढूंढ रहा हूँ अब। ठीक है? मतलब ढूंढ क्या रहा हूँ, मैंने देख लिया है और कराना क्या है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह परिभाषा किसने दी? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। गुड्स की, रैमर्स एंड गेज की, क्विलिन एवं हन्ना की, जेपी गिलफोर्ड की। इनमें से राइट आंसर जो है वो है ए, गुड्स की है ये परिभाषा। नेक्स्ट है, किसने कहा मापन वस्तुएं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से व्याख्या प्रदान करने की क्रिया है? जेपी गिलफर्ड, मिशेल, बेडफील्ड, कुलीन एवं कुलीन। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका, वो होगा जेपी गिलफोर्ड, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है? नेक्स्ट है, मापन की भूमिका है वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, घटना यानी घटना कोई घटना हो जाती है, घटनाओं को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। ये सारी चीज़ें मापन की भूमिका में है। ठीक है? नेक्स्ट है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह किसने कहा? एच रेमर्स ने, टी.एल. अर्गटसन ने, कोठारी कमीशन, एस.जे. क्लासमेयर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा कोठारी कमीशन, ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है,
मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है? निर्णय को मूल्य प्रदान करना, वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, पदार्थों को संख्या प्रदान करना, वस्तु एवं पदार्थों को नियम अनुसार संख्या प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, वस्तुओं को एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। ये थोड़ा थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दिए हैं और बहुत ज़रूरी है ये, और निश्चित ही ये आएंगे इनमें से, देखना आप थोड़ा थोड़ा घुमा के, अगर आपको याद रहता तो। वैसे तो मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगा, लेकिन आप फिर भी देखें इसे, याद रखें इनको। नेक्स्ट है मूल्यांकन होता है गुणात्मक मात्रात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों। ऐसी कंडीशन में आप सीधे लगा दें, क्योंकि मूल्यांकन हमेशा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है अंतराल मापनी का उदाहरण है। अंतराल का मतलब एक निश्चित समय सीमा के बाद, उसे बोलते हैं क्या? अंतराल। जैसे आपने देखा होगा स्टैटिक्स में 5 से 10, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो एक निश्चित अंतराल है। तो इसमें वर्ष, महीना, सप्ताह एक निश्चित अंतराल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सभी होंगे। नेक्स्ट है सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है शाब्दिक स्तर में। ये स्केल हैं, ये चारों क्या है? ये स्केल हैं। शाब्दिक स्तर में, अंतराल स्तर में, क्रमिक स्तर में, अनुपात स्तर में। तो इन तीनों की में जो खूबियाँ होती हैं वो सारी खूबियाँ किस में मिलती है? चौथे में। तो राइट आंसर क्या होगा? अनुपात स्तर में। लेकिन जो चौथे में खूबियाँ हैं वो तीनों में किसी में मतलब नहीं मिलेंगी, इसलिए राइट आंसर इसका हमेशा याद रखना अनुपात स्तर में है। ठीक है, डी का। नेक्स्ट है आकलन का परिमाणात्मक उपकरण है। ऑप्शन ए परीक्षा, ऑप्शन बी मापनी, ऑप्शन सी निर्धारण मापनी, ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर आपका होगा डी उपयुक्त सभी। ठीक है, कि हम परीक्षा भी लेते हैं मापनी में, और परीक्षा में क्या करते हैं? अंकों का मापन करते हैं, और मापन अंकों का निर्धारण करते हैं कि 5 नंबर का है या 6 नंबर का है, तो इसमें से कितना दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है? परिमाणात्मक हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट है मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व है। उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, मूल्यांकन पुनः अवलोकन के रूप में कार्य करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा डी उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य जो होते हैं उसमें भी मूल्यांकन का निश्चित होता है कि हमें जो है 80% बच्चों को सिखाना है या 70% को सिखाना है। हम तो चाहते हैं 100 सीखें, लेकिन एक अपने अंदर भावना होती है कि हमें सभी को सिखाना है, लेकिन सीखे बच्चा कितना। तो उद्देश्य है हमारा, उद्देश्य यही होता है कि 80 से 90% बच्चा सीख ही जाए। अगला 100, हम तो चाहते 100 हैं, लेकिन कुछ उद्देश्य कहते हैं संपूर्ण उद्देश्य कोई प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन प्रयासरत रहता है। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट और सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों में आप समझते होंगे, नहीं समझते हो अंदर, मैं बताता हूँ अभी। उद्देश्य होते हैं हमारा, जैसे हमें गणित पढ़ाना है, ठीक है, तो क्या हो गया? उद्देश्य। स्किल्स हैं ये, सूक्ष्म शिक्षण के स्किल्स हैं ये। तो उद्देश्य हो गया हमारा क्या? गणित पढ़ाना। अब गणित में बच्चे जो है गिनती सीखेंगे, गुणा सीखेंगे, भाग सीखेंगे, हैं। तो वो विशिष्ट उद्देश्य हो गया हमारा भाग पढ़ा रहे हैं हम, जो बच्चे भाग के विषय में सीखेंगे। भाग कितने तरीके से पढ़ा सकते हैं हम, एक ही तरीका है उसका, हैं। या हम ये कहें गुणनखंड है, तो उसके कई तरीके हैं गुणनखंड के, तो गुणनखंड कई तरीके से बता सकते हैं। तो वो हमारा विशेष उद्देश्य क्या हो गया? गुणनखंड हो गया, या भाग हो गया, या जोड़ हो गया। और गणित पढ़ाना क्या हो गया हमारा उद्देश्य? सामान्य उद्देश्य है। तो सामान्य विशेष उद्देश्य में आप समझ गए होंगे। अगला है मूल्यांकन पुनरावलोकन के रूप में कार्य करना। जी बिल्कुल सही है। जैसे आपने देखा होगा कि मूल्यांकन में पुनरावलोकन हमारा होता रहता है। बच्चे के कम नंबर आए तो नेक्स्ट अच्छे से तैयारी कराइए, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें, तो ऑप्शन डी सही होगा। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है आकलन के कुल पैमाने हैं 2, 3, 4, 5। देखिए कितना घुमा के दे दिया, यही वही क्वेश्चन दे दिया है। आकलन के केवल 4 पैमाने हैं, ठीक है, तो इस पर सी लगा दो आप। 4 कौन कौन से हैं आकलन के?
पहला है शाब्दिक स्केल, दूसरा अंतराल स्केल, तीसरा क्रमिक स्केल, चौथा अनुपात स्केल या स्तर या स्केल, बात एक ही है। ठीक है, तो ये चारों हैं और बना के दे दिया कि आकलन के कुल कितने पैमाने हैं। बहुत पेपर को जो है बनाते हैं घुमा फिरा के, वही बच्चा चकमा खा जाता है अगर डीपली नहीं पढ़ा हो तो। आकलन का सबसे निम्न स्तर का पैमाना है नामित मापन, क्रमिक मापन, अंतराल मापन, अनुपातिक मापन। देख लिए ये चारों क्या हैं, यही पीछे तो थे अभी, लेकिन अब ये पूछ रहा आकलन का सबसे निम्न स्तर का। तो निम्न स्तर का क्या, क्रमिक होगा तो निम्न का नहीं होगा, अंतराल होगा निम्न का नहीं होगा, अनुपातिक होगा निम्न का नहीं होगा, लेकिन नामित होगा। जैसे आपने कहा कि भाई 4-10 बच्चे कर लो, हमें बता दिए क्लास में, मतलब 40 की क्लास है या 30 की क्लास है, उसमें 10 लेने हैं, तो हमने अपने चहीते बच्चे लगा दिए उसमें 10, तो ये नामित कर दिए। तो ज़रूरी थोड़ी ना वो माइंड में अच्छे होंगे, तो वो नामित, सबसे निम्न स्तर का पैमाना क्या, नामित हो गया। नेक्स्ट है आकलन उपकरण को बनाने वाले घटक हैं संदर्भ में आकलन की शर्तें, बिल्कुल सही है। छात्रों को प्रशासित किया जाने वाला कार्य, बिल्कुल सही है। छात्र द्वारा एकत्रित साक्ष्यों के रूप में, उपयुक्त सभी, डी होगा इसका आंसर। ठीक है, ये सभी हैं। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि मापना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान उपचार करना, निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। देखिए इनमें ना तो ये सही है, त्रुटि निकालना ये भी ठीक ना है, और शिक्षार्थियों की उपलब्धि मापना ये भी ठीक ना है। ऑप्शन सी बचता है आपके पास, तो यही सही है, क्योंकि सीखने में सतत मूल्यांकन में क्या होता है, बच्चों की कमियां देखी जाती हैं और फिर उनका सॉल्यूशन निकालने दिया जाता है, फिर उपचार किया जाता है, बच्चों को अप्लाई किया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सत्रांक पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है, यानी सत्र के अंत पर, सत्र यानी सेशन के अंत पर, लास्ट ईयर वाली जो वो होती है एग्ज़ाम, उसकी पूछ रहा है। रचनात्मक मूल्यांकन, संकलात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। अब भाई ये देखिए कितना घुमा के दिया है उसने, कि ऑप्शन इसका बी होगा, संकलनात्मक मूल्यांकन, क्योंकि उससे बच्चा अगली कक्षा में जाता है। रचनात्मक का इसमें कोई मतलब नहीं है। सतत मूल्यांकन का हम जब पढ़ाते हैं, जब टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं बच्चों के, तो वहाँ सतत करते हैं, क्योंकि उसमें गुंजाइश रहती है सुधार करने की वहाँ जो है। लेकिन यहाँ जो है वो इक्वलिटी देखी जाती है, बच्चा प्रमोट होकर अगली क्लास में जाएगा कि नहीं। तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा, राइट आंसर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे, कथा को बढ़ाते हैं आगे। विज्ञान में मूल्यांकन पूर्णतया वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पी परीक्षण होना चाहिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए। ऑप्शन सी, केवल विषय व प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व अभिवृद्धि को छोड़ दें। ऑप्शन डी, सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा, वो होगा डी, उपयुक्त ये सभी हैं भैया। ठीक है, आगे नेक्स्ट है मूल्यांकन अनुरूप है, क्या किसके अनुरूप है भाई, उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के। देखिए विधि और प्रविधि में अंतर समझते हैं आप लोग। अब सबसे बड़ी समस्या यही आ जाती है, आप लोगों ने पढ़ा होता। देखिए आपकी कमी नहीं है बच्चे भाई, मैं मानता हूँ कि ये कॉलेज वाले ना एजुकेशन का बिल्कुल सत्यानाश कर रहे हैं। उसका मेन कारण क्या है पता है, अशिक्षित लोगों को रख लेना, फिर वो आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई न कर पाना। जो व्यक्ति ट्रेंड है वो घूम रहा है, और जो अनट्रेंड है उसको आप रख लेते हो 8-7-10 हज़ार तक, और वो आपके डाउटों को क्लियर नहीं कर पाते। यही एक कारण होता है कि हम लोग जो है क्वालिटी नहीं ले पा रहे हैं। 350 सॉरी जो वर्ल्ड रैंकिंग निकलती है आप देखना, वो 2021 की निकली हुई है, उसमें 550 विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में भारत का कोई भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो हम किस प्रकार की एजुकेशन दे रहे होंगे। दुख होता है इस जान के, क्या हमारे पास संसाधन नहीं है, क्या पैसा नहीं है, क्या योग्य व्यक्ति नहीं है, सब कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। इस कारण विश्व में हमारे यहाँ जो है एक भी विद्यालय 550 के अंदर नहीं है।
अब बताइए, मेरी समझ तो कभी कभी ये करती है कि लोग पढ़ाते क्या होंगे जब 550 विद्यालयों में हमारे यहाँ का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, तो यूनिवर्सिटी नहीं है उनमें, तो क्या पढ़ाते होंगे। जबकि IIM IIT वगैरह ये टॉप माने जाते हैं, लेकिन ये भी नहीं है वहाँ कुछ, तो क्या पढ़ाते होंगे, क्या पढ़ते होंगे ये लोग, भगवान जाने। खैर छोड़िए, चलिए हम अपनी बात पे आते हैं। विधि के अंदर ही आती है प्रविधि। विधि एज ए बहुत बड़ी चीज़ है और उसके अंदर ही क्या है, प्रविधि, टेक्निक्स। ठीक है, तो यह मूल्यांकन अनुरूप है किसके, सिद्धांतों के, विधि प्रविधि के, उद्देश्यों के, तो विधि के अंतर्गत आ गया ये। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा इसका, ऑप्शन सी। ये अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो ये विधि और प्रविधि, ये सारी चीज़ें ना उसकी सूक्ष्म शिक्षण की हैं, जब चलता है माइक्रो टीचिंग तो उसकी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के प्रकार हैं परिमाणात्मक, गुणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर सी होगा, दोनों है भाई। आगे चलिए, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हुआ था, तो आंख मीच के लगाने 1960 के लगभग हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 19। अगर इसी में क्वेश्चन आता है अगला, देखिए मैंने दिया है शायद आपको, मूल्यांकन के महत्व बिंदु हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, व्यापक जो है। अरे इस पर एक मिनट, अभी इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 1960 पे देखिए, सतत जो है मानव संसाधन मंत्रालय व केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए 20 सितंबर 2009 को क्या किया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को कक्षा 9 से स्टार्ट किया था। उससे जो अगर सतत मूल्यांकन की बात आती है तो वो 2009 से है। ठीक है, 20 सितंबर 2009 से घोषणा की थी। और अगर भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन की बात आती है तो 1960 के उससे है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर होगा इसका डी। कैसे होगा, शैक्षिक उद्देश्य भी होते हैं मूल्यांकन में, अधिगम अनुभव भी होता है, उसी का तो मूल्यांकन करना है, और उस अधिगम अनुभव से व्यक्ति में प्रभाव, मतलब व्यवहार में क्या अंतर आया, परिवर्तन आया, वही क्या है, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है, तो ये सब उपयुक्त सभी हो गए। तो इसी के साथ जो है वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और इसी तरह से आप लोग स्नेह और प्रेम मुझे देते रहिए। मैं भी आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद जो है CTET और UP TET की तैयारी कराऊँ मैं। अपने यहाँ तो फ्री है सब, कोशिश यही है कि जितने लोगों को शिक्षा दे सकें। अध्यापक का कार्य ही यही है कि स्वयं कहीं नहीं जाते सड़क और अध्यापक, लेकिन दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। मेरा भी कुछ वैसा ही उद्देश्य है, क्योंकि कहा है, चाणक्य ने भी कहा है कि अध्यापक सामान्य नहीं होते, सरल नहीं होते। तो आप लोग वीडियो देखते रहें, बहुत लोग आपको मनोहत्साहित करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो और उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि आप सीखना चाह रहे हो, आपके अंदर नियत है, आप सीखिए। क्योंकि हम सच्चा अधिगम करने वाला वही है जो अपने में हमेशा परिवर्तन करता रहता है, कुछ न कुछ सीखने का लिए प्रयासरत रहता है। और टीचर में कहते हैं ना कि एक जगह ठहरा हुआ पानी हमेशा कैसा होता है, सड़ गल जाता है। इसीलिए हम लोग अध्यापक हैं, आप भी छात्र अध्यापक हो। अगली जैसे ही आपको डिग्री मिलती है आप पूर्णतः टीचर हो जाओगे। अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करना। मैंने तो एक मशाल जलाई थी, हज़ारों मशाल मेरे पीछे आ जाएंगे ये मुझे नहीं मालूम था। अब ये कहाँ जाके समाप्त होगी ये भी नहीं मुझे मालूम। कोशिश यही है कि आप लोगों के लिए करता रहूँ। धन्यवाद।